हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 31 मई को एग्जाम हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का, जिसे जीडीसी यानी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके फुल पेपर एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किसका आंसर क्या होता है, ताकि आपको मिलाने में भी सहूलियत हो सके कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितने सही और कितने गलत किए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि यह एक नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर था, 1/3 नेगेटिव इसमें था। तो आप लोग से उम्मीद है और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बताएंगे भी कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुए हैं और कितना गलत हुए हैं। उस अकॉर्डिंग इस वीडियो के बाद एक कट ऑफ का वीडियो भी लाया जाए, ताकि एक अनुमान लगाया जा सके कि कौन से लोग सेफ मोड में हैं। हालांकि पेपर का जो लेवल है वह मॉडरेट रखा जा सकता है। कुछ पेपर इसमें बहुत ही आसान आए हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि एकदम अचानक से आ गए हैं धप्पा देने के लिए, और ऐसे ही से हम एकदम से ना आसान या हार्ड बोल सकते हैं, बल्कि इसे हम मॉडरेट की श्रेणी में यानी बीच की श्रेणी में रखेंगे। और देखते हैं कि क्या रहा पेपर, किस ढंग का पेपर आया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी पॉलिटिकल साइंस का, जिसका एग्जाम 31 मई को हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐसे लगभग 7-8 प्रश्न इसमें आए हैं, जिसमें आपको एक से भी एक दूसरे को मिलाने, मैच द फ्लोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दे रहा है इधर 4 ऑप्शन, आपको एबीसीडी में 4 थिंकर के नाम है और उधर उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि माओ क्या देते हैं। तो माओ माओ क्या देते हैं? सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं माओ। कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद यानी की बात करते हैं। लेनिन क्या करते हैं? वैनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में साम्यवादी दल की बात करते हैं। और स्टालिन एक देश में समाजवाद। तो एक का दो, बी का एक, एक का दो, बी का एक, यहाँ एक ही है, तो यहाँ हम इसे मिलाते हुए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो पहला का, इसमें एक्चुअली ऐसा था कि पेपर का जो लेवल है थोड़ा इसलिए भी हम लोग मॉडरेट कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन सेट किया गया है वो काफी आसान लगा। जैसे अभी हमने एक भी अगर मिला लिया, आपको एक भी पता है कि माओ का सांस्कृतिक क्रांति है, कल्चरल रिवॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में आप मैच कर लीजिएगा। एक दो भी पता है तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ माओ का सांस्कृतिक क्रांति और कार्ल मार्क्स का ए का दो और बी का एक से हो गया। अगला प्रश्न है, जो पूर्व यूरोप पर शासन करते हैं वह हार्टलैंड को नियंत्रित करते हैं। जो हार्टलैंड पर शासन करते हैं वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करते हैं, और जो विश्वद्वीप पर शासन करते हैं वह बेसिकली विश्व को नियंत्रित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह आपका हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं मैकिंडर। यहाँ आप हार्टलैंड से समझ सकते हैं, तो यह मैकिंडर का कॉन्सेप्ट है। मैकिंडर हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं, और रीमलैंड का कॉन्सेप्ट भी आता है, रीमलैंड का। तो यह एक महान करके जो यहाँ दिए हैं, महान महान आपके हैं, वह रीमलैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो हार्टलैंड किसका है? मैकिंडर का, और रीमलैंड महान का। तो इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकायों को सबसे पहली बार वित्तीय अनुदान देने की संस्तुति किस वित्त आयोग ने की थी? यहाँ मतलब किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुदान देने की बात कही? तो यह एक 10वें वित्त आयोग है। यह 10वें वित्त आयोग की अनुशंसा थी, और इसका उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न फिर से मैच द फ्लोइंग है, कि यहाँ कुछ विचारक दिए हुए हैं और किस देश के रहने वाले हैं उससे मैच करना। जैसे इलीट क्लास थ्योरी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि प्लेटो और मोस्का इटली के रहने वाले हैं, और मिचेल्स दूसरे जगह के हैं। तो प्लेटो को हम बिना देखे इटली से मिला देंगे। अगर आपको एक भी आ रहा है कि प्लेटो इटली के हैं, तो उस कंडीशन में एक का दो, तो एक का दो क्या हो पा रहा है? बिल्कुल एक का दो से हम क्रैक कर लिए। तो प्लेटो आपके प्लेटो कहाँ है? विल्फ्रेड प्लेटो, तो यह इटली के रहने वाले हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड बेसिकली कंजर्वेटिव विचारक हैं। जोसेफ प्राउडन क्या है? तो यह बेसिकली फ्रेंच विचारक है, और यह समाजवाद का विचार देते हैं। रॉबर्ट नॉजिक अमेरिका का, जो कि एग्लिटेरियन थिंकर हैं। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, लोक सेवाओं से संबंधित एडी गोरवाल समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? एडी गोरवाल समिति का अक्सर जिक्र आता है। तो यह अपना रिपोर्ट 1951 यानी 1951 में सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपते हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और
आए हैं जो कि कहीं न कहीं पेपर को टफ बनाने का काम करते हैं। चूँकि जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तैयारी कर रहा है, निस्संदेह उसका फैक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। और आजकल अ, आपका एनटीए को भी हो गया है यूजीसी नेट का पेपर बनाने में कि भूत सवार हो गया है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे और क्रोनोलॉजी, और उसी को कहीं न कहीं यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या यूपी पीएससी भी कॉपी की है। अगला हमारा 36वां प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यह अनुच्छेद 23 में बात करता है, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का 17 में आ जाएगा और यह शोषण का अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात 29-30 में करते हैं और कारखाना और खदानों में बच्चों के नियोजन पर, तो यह 1 और 4 इसका सही होगा। तो ऑप्शन ए यानी 1 और 4 सही है। बाकी 2 ऑप्शन आपके, एक तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 से संबंधित है और यहाँ पे अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात करता है, तो 29-30 यानी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आ जाता है। 37वां है कि विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? अब देखिए, विचारधारा शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले कब हुआ था, तो आप गूगल करिएगा तो 1796 मिलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे पीसीएस के द्वारा 1796 का ऑप्शन नहीं है, तो अब देखिए इसको क्या उन लोग मान के चलता है, ऐसे सबसे नजदीक का भी लेता है तो 1799। हालांकि इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हो सकता है कि ड्रॉप कर दिया जाए आगे चल के, चूंकि एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं, आप 3-3 साल बढ़ा के दीजिएगा तो उस कंडीशन में थोड़ा दिक्कत है, तो 1799 तो नहीं ही होगा, 1796 ही होगा। बाकी देखते हैं कि क्या आंसर की में आयोग देता है। अगला प्रश्न है असरसन रीजन का। 38वां प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है कि वह एक समाज सुधारक थे। चूंकि समाज सुधारक होने के नाते 1848 में उन्होंने अछूत जाति की लड़कियों और बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत की। चूंकि एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्या कह रहा है कि वो तो एक समाज सुधारक थे और समाज सुधारक होने के नाते 1848 में अछूत जाति की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको थोड़ा भी अगर मैच कर रहा है तो आर ए की सही व्याख्या करता है को लेके चलेंगे, दोनों सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न की ओर। अधिनायक तंत्र यानी तानाशाह की कौन सी विशेषता है? जब हम तानाशाह की बात करते हैं, जब हम हिटलर की बात करते हैं, मुसोलिनी की बात करते हैं, तो क्या क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले सर्वाधिकारवादी होते हैं, टोटलिटेरियन होती हैं, प्रजातंत्र का विरोध यानी डेमोक्रेसी रिपब्लिक का विरोध करते हैं और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, सही बात है। और यह आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन तो कम से कम नहीं करते हैं, अगर ऐसा होता तो जर्मनी में इतना नरसंहार नहीं होता। तो सीधे जहां पॉजिटिव टर्म है वहां हटा दीजिए, तो 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा, तो 1 2 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हरमन फाइनर ने लोक सेवाओं को किस प्रकार परिभाषित किया? अब देखें, हरमन फाइनर विचारक है और लोक सेवा को किस प्रकार परिभाषित करते हैं उसको देखते हैं। पहला, आधुनिक राज्य में अस्थायी कार्यपालक, बिल्कुल सही बात है। अधिकार, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। हरमन फाइनर ने लोक सेवाओं को किस प्रकार परिभाषित किया? तो उनका कहना था कि अधिकारियों का एक अस्थायी, सेवानिवृत्त और कुशल पेशेवर निकाय, सबसे पॉजिटिव टर्म यह है और यही इसका उत्तर हो जाएगा कि 40 का डी। हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर और सेट के अनुसार, सेट तो इसमें नहीं है लेकिन पेपर के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार सावधानी से मैच करते समय देखिए। ठीक है, तो हरमन फाइनर का बेसिकली कहना था कि अधिकारियों का एक अस्थायी, पेशेवर और कुशल पेशेवर का होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 41वां कि मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। यहाँ पूछता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो लॉर्ड वेलीजली थे, सही बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, लॉर्ड कैनिंग थे। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में माउंटबेटन, बिल्कुल सही है। तो क्या इसमें गलत हो जाएगा? तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में लॉर्ड डफरिन नहीं थे। रेड ही कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, पुस्तक पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन किसकी पुस्तक है? तो यह बेसिकली आइनिस क्लाउड का है। आइनिस क्लाउड की पुस्तक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन किसका है? आइनिस क्लाउड का पुस्तक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जैसे पावर की बात मॉर्गेनथाउ भी करते हैं, जॉन
चिपमैन भी बेसिकली यहाँ शायद लिपमैन लिख दिया, लेकिन चिपमैन होना चाहिए। यहाँ बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की बात करते हैं कि जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा उसकी विजय होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कथन इन कारण वाला। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की प्रवृत्ति अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बाधनीय मान्यताओं और वैध प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की है। सही बात है कि भारत का ऐसी प्रवृत्ति रही है। साथ ही साथ भारत वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में 4 संभव प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण एवं भूमिका प्रदान करती है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फंसने वाली बात कहाँ आ रही है, यहाँ 4 या 4th की बात कर रहा है। हालांकि इसको हम लोग दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या करके ही चलेंगे। बाकी आयोग थोड़ा बहुत वेरिएशन आयोग के अनुसार हो सकता है, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब हो सकता है कि आयोग उसका उत्तर अलग दे। कई बार आयोग को जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको एक्सप्लेन करवा देता है, एक्सप्लेन कर रहा है उसको नहीं एक्सप्लेन करवाता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग लाचार, यहाँ बेबस महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर रहा है मान के चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो सबसे पहले कौटिल्य मजबूत राजतंत्र का समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। कौटिल्य मजबूत राजतंत्र की बात करते हैं। उनका राज्य प्रवृत्ति से पैतृक तथा आत्मा से दयालु है। अब क्या क्यों इसका कहने का तात्पर्य है कि कौटिल्य का जो राज्य है एकदम माई बाप मान के चलते हैं लोग उसको, कि यही माई बाप है, यही सब कुछ है ना? तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि कौटिल्य के दंड नीति के 5 प्रयोजन की पहचान की। अब यहाँ डाउटफुल है कि क्या वाकई में 5 है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चौथा कहता है कि अर्थशास्त्र राज्य शासन तथा प्रशासन कला कौशल की पहली निर्देशित पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है। तो सही क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। 1, 2, 4 हो जाएगा। और कमेंट में आपको बताना है कि 5 है या 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 45वां नंबर का प्रश्न है कि जब भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देगा तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। साथ ही साथ किसी कारणवश अगर भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उस पद को धारण करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धारण करेंगे। ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। 46वां प्रश्न है 1787 में अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को सर्वाधिक संवैधानिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, पर उसने किस मामले में इसका दावा किया? अब जो हम लोग न्यायिक समीक्षा या सांविधिक समीक्षा की बात करता है तो पूछने का तात्पर्य है कि किस अधिनियम या किस फैसले से आता है। तो 1803 का माबरी बनाम मेडिसन का जो फैसला आता है यहाँ से, वहां पे न्यायिक समीक्षा या सांविधिक समीक्षा की बात की जाती है। 47वां प्रश्न है मैच द फ्लोइंग से संबंधित। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोण टिकनर देते हैं। तो टिकनर एक महिलावादी विचारक है और यह बेसिकली 6 प्रिंसिपल देते हैं अगेंस्ट मॉर्गेनथाउ के, और उनके जो 6 प्रिंसिपल मॉर्गेनथाउ के उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपने 6 प्रिंसिपल देते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी में रिचर्ड एशले है, बिल्कुल सही बात है। नारीवादी दृष्टिकोण सिंथिया इलोन बनाना बीचेस एंड बेसिस करके इनका बुक भी है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण में रॉबर्ट कॉक्स भी है। तो उसका कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग जो नागरिक चार्टर की बात 1991 से सुनते आ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन में सबसे पहले आया, भारत में 1997 के आसपास दिल्ली में आया था, तो इसका आखिर बात क्यों की जाती है? तो यह क्या शासन में नागरिकों की भागीदारी की रूपरेखा बनाना चाहता है? देखते हैं आगे। नागरिकों के कर्तव्य की बात तो बिल्कुल नहीं करता। नागरिकों में मानव अधिकारों की पहचान, यह भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक क्या होगा कि नागरिक अधिकार तथा सार्वजनिक सेवाओं की हकदारिता की गारंटी देता है। यह बेसिकली सरकार के द्वारा एक चार्ट बनाया जाता है कि आपको सरकारी कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, उसकी अवधि क्या होगी, कितने दिन में दिया जाएगा, और यह किस प्रोसेस से होगा। सारे प्रोसेस और प्रक्रिया उसमें लिखा हुआ होता है। तो यह ऑप्शन 48 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां, राजनीतिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। राजनीतिक अधिकार क्या है? तो मतदान देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल सही। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। इसके बाद देशभक्ति जैसा कुछ है नहीं।
सरकार की नीतियों एवं कार्यों का समर्थन एवं विरोध करने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार है। अभाव से मुक्ति का भी बात नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही है। थोड़ा बहुत हम लोग कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न जनरली बन ही जाते हैं। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें झंडा को अपनाने की बात की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा मंत्री थे। 51वां प्रश्न है, 51वां प्रश्न हमारा कहता है, 11 दिसंबर 1946 को प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। यहाँ पे थोड़ा सा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उपाध्यक्ष है तो इसलिए सही होगा। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बिल्कुल संवैधानिक सलाह नियुक्त किया गया था, लेकिन वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नियुक्त तो किया गया लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल सही बात है। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए विचारार्थ विषय बना। तो ऑप्शन क्या होगा? एक, यहाँ पे 2 एलिमिनेट कर देंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट देख के लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं फंसाने वाली बात कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति को बदल दिया। अब व्यवहारवादी या फिर बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो क्या इसका परिप्रेक्ष्य है? तो यह दर्शन का कुछ बात नहीं करता है, संविधान की कुछ बात नहीं करता है, ऐतिहासिक घटना से संबंधित है नहीं। तो यह क्या करता है? प्रेक्षणीय राजनीतिक व्यवहार एवं अनुभवजन्य डाटा आंकड़ों के अध्ययन पर देता है। यह बेसिकली डेटा के आधार पे, आंकड़ा के आधार पे रिजल्ट की बात करता है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है? प्रेक्षणीय राजनीतिक व्यवहार एवं अनुभवजन्य आंकड़ों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है। अगला 53वां प्रश्न असर्शन रीजन का है। पहला प्रश्न है कि प्रक्रियात्मक न्याय यह मांग करता है कि न्याय की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रोसेस या प्रोसीडरल जस्टिस की बात करते हैं तो प्रोसेस कम से कम अच्छा होना चाहिए, ऐसा बात करता है। जबकि तात्विक न्याय की यह मांग है कि न्याय के उद्देश्य उचित सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला रीजन कहता है कि रॉल्स की न्याय की अवधारणा प्रक्रिया यानी न्याय की अवधारणा प्रक्रियात्मक न्याय कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि यहाँ लोग बहुत सारे कंफ्यूज थे कि शुद्ध प्रक्रियात्मक या प्रक्रियात्मक, तो यहाँ प्रक्रियात्मक और शुद्ध प्रक्रियात्मक दोनों रॉल्स का होगा। तो यह एक्सप्लेन कर रहा है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ये और दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है। और यह कॉमन सेंस वाली प्रश्न है कि 1950 के आसपास चुनाव आयोग आता है, तो 1950 से 1958 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला 55वां प्रश्न है कि केंद्रीय करों की शुद्ध आय का केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारों का निर्णय कौन करता है? यानी राज्य और केंद्र के बीच जो टैक्स का बंटवारा है कौन करता है? तो यह वित्त आयोग का काम है। वित्त आयोग क्या है? आर्टिकल 280 के तहत आता है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग की बात करता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन का पोस्ट कॉब सिद्धांत किसने दिया? तो पोस्ट कॉब सिद्धांत कौन देते हैं? लूथर गुलिक एंड उर्विक पोस्ट कॉब की बात करते हैं। पी फॉर प्लानिंग हो जाएगा और पी फॉर प्लानिंग हो जाएगा, एस फॉर स्टाफिंग हो जाएगा, डी फॉर डायरेक्टिंग हो जाएगा, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, आर फॉर बजटिंग और आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग हो जाएगा। सब में आईएनजी लगेगा और वह सही माना जाएगा। तो 56वां का ए हो जाएगा सही। 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। यहाँ कह रहा है कि मार्क्स क्या है यहाँ पे? तो मार्क्स का सरप्लस यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है। जेस मिल क्या है? उग्र नारीवादी हैं? नहीं, लिबरल फेमिनिस्ट आते हैं जेस मिल। वर्जीनिया वुल्फ क्या है? तो उग्र नारीवादी महिला है। और प्लेटो न्याय का सिद्धांत देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का 2 से क्रैक हो जा रहा है। तो 1 का 2 यानी मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जेस मिल लिबरल फेमिनिस्ट है, वर्जीनिया वुल्फ आपका रेडिकल फेमिनिस्ट है और प्लेटो बेसिकली न्याय का सिद्धांत देते हैं। 58वां प्रश्न है, भारत में
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह अधिकार किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जो मानता है कि राज्य अधिकार का निर्माण करता है। तो पहला, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत भी नहीं होगा। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, कानूनी या लीगल राइट थ्योरी कहता है कि अधिकार राज्य के द्वारा दिया जाता है, राज्य के द्वारा अनुरक्षित है और राज्य के बाहर कोई अधिकार की बात हम लोग नहीं करते, मतलब राज्य के बाहर अधिकार मिल ही नहीं सकता हमें। तो यह लीगल राइट थ्योरी यानी अधिकारों का कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 60वां प्रश्न है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करिए। अब पहला स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं कि यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप है। जहां जिस देश में जनसंख्या ज्यादा है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जगह हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा कहता है यह सरकार और शासित के मध्य संपर्क का कार्य करता है। बिल्कुल, आपका जो प्रतिनिधि है सरकार और आपके बीच कहीं ना कहीं सेतु का काम करता है। सी कह रहा है कि यह सरकार एवं शासित के मध्य अंतर को मिटा देता है और यह वर्गविहीन समाज की वकालत करता है। तो यह भी नहीं होगा, वर्गविहीन टाइप का कुछ नहीं, मार्क्स का विचार है। तो ए और बी सही हो जाएगा, यानी ए और बी सही है। तो 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, नए सामाजिक आंदोलन का उदाहरण दीजिए। तो एक चीज ध्यान में आपको रहना है कि जहां भी पैसा या जमींदार या पूंजी का बात आता है तो यह पुराने सामाजिक आंदोलन है। नए सामाजिक आंदोलन ऐसे आ जाएंगे जिसमें महिला की स्वतंत्रता और फिर पर्यावरण सुरक्षा की बात करेंगे, स्वच्छ वायु की बात करेंगे, गोरा काला के बीच भेदभाव की बात करेंगे। मैंने एकदम से नया कोई ऐसा आता है जैसे बहुसांस्कृतिकवाद आंदोलन नया सामाजिक आंदोलन है, तो ऐसे आंदोलन नए आते हैं। तो ए और बी सही हो जाएगा। तो 62 का ए भी सही होगा। इसका ए और बी सही हो जाएगा, यानी स्त्री बनाम पुरुष की स्वतंत्रता की बात और श्वेत बनाम श्वेत की बात करता है। अगला हमारा प्रश्न है 63वां, क्योंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। कह रहा है कि चूंकि समाज एक संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है इसलिए सत्ता जो है, जो हमारे पीस सत्ता है, वह भी उसका भी स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। तो यह लास्की की कथन है। लास्की बेसिकली अपने बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखते हैं, तो यह लास्की का कथन है। ठीक है, लास्की ऐसा विचार देते हैं। 64वां प्रश्न है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य नहीं है? यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यह कौन देते हैं? आलमेंड और पावल का विचार है। तो उसमें आप क्या क्या बात करते हैं? हित सामूहिकरण की बात करते हैं, इसके बाद राजनीतिक संचरण की बात करते हैं, संचारण की बात करते हैं, राजनीतिक समाचार मतलब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और एक आपका क्या हो गया, आपका राजनीतिक संचरण की बात करते हैं। यहाँ राजनीतिक विकास जैसा कुछ इनके द्वारा बात नहीं किया गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 64 का बी। 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैच द फ्लोइंग से संबंधित है और हमें मिलाना है कि इसमें क्या सही होगा। तो मैच द फ्लोइंग में हम देखते हैं कि क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो दिल्ली में है। आईएएस ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली में है। आईएएस स्टाफ वाला कहाँ है? तो शिमला में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ऐसे इसका ऑप्शन डी सही होगा, आप देख लीजिएगा। 66वां प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वेबर के सत्ता विश्लेषण का भाग नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ करिश्माई है, कानूनी है और परंपरागत है। आपका क्या नहीं है? व्यक्तिगत विशेषता जैसा कुछ बात तू करते नहीं है। तो ये 66 का ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है? हेग में है।
और मानव अधिकार परिषद जिनेवा में है। तो इसका ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा। आपका 67 का ए और डी सही होगा। 68वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और यह 61वां संविधान संशोधन के तहत आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 69 नंबर का प्रश्न है, प्रजातंत्र मतलब सहिष्णुता। सहिष्णुता केवल उनके लिए नहीं जो हमसे सहमत हैं, बल्कि उनके लिए भी जो हमसे सहमत नहीं है। तो अब ऐसा टाइप का विचार कौन रखता है? तो एम.एन. रॉय बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश नारायण शायद ऐसे विचार रखते होंगे, हालांकि इन पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। महात्मा गांधी ऐसे विचार नहीं करते। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू सबसे सटीक उत्तर माना जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि प्रजातंत्र मतलब सहिष्णुता। सहिष्णुता केवल उनके लिए नहीं जो हमसे सहमत है, बल्कि उनके लिए भी जो हमसे सहमत नहीं है। मतलब टॉलरेंस की जैसे बात हम लोग करते हैं, तो उसमें कहता है कि जो आपसे सहमत नहीं है उसके लिए भी आप गलत मत सोचिए, ठीक है? तो आप उसके प्रति भी टॉलरेंस या सहिष्णुता रखिए। तो यह जवाहरलाल नेहरू का विचार है। 70वां प्रश्न है आपका असरसन रीजन का। तो पहला कथन कहता है कि लूथर गुलिक और लिंडब्लॉम उर्विक ने प्रबंधकीय तकनीक का पोस्टकॉप शब्द को परिभाषित किया। बिल्कुल सही बात है। मेरी पार्कर फॉलेट ने संगठन को एक सामाजिक प्रणाली और प्रबंधन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। बिल्कुल दोनों अपने अपने जगह है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और आर सही, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। तो 70 का हम मानेंगे बी। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा यह प्रस्ताव करती है कि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन संपदा का स्वामित्व समुदाय के पास हो जाए? आदर्शवादी करेंगे नहीं। अराजकतावादी तो राज्य को खत्म करने की बात करते हैं। व्यक्तिवादी ऐसा समुदाय की बात कभी नहीं करेंगे। तो यह समाजवादी विचारक का मानना है, और समाजवादी विचारक का ऐसा कहना है कि समुदाय के पास होना चाहिए और निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। 72वां प्रश्न है कि दो चरणीय निर्वाचन मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होता है? तो यह फ्रांस में होता है, और भी बहुत सारे देश है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट है। दो चरणीय यानी 2 राउंड सिस्टम फ्रांस से है, फ्रांस से रिलेट करता है। अगला है 73वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जनरल असेंबली के अनिवार्य कार्य पर विचार करिए। अब पहला कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भाषा, यहाँ डाउट है। न्याय परिषद पर नजर रखना। तो 1 2 4 हम लोग सही मान के चलेंगे। इसका सही हो जाएगा 1 2 4। 73 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक को किस दो क्षेत्रीय समूहों के बीच सेतु यानी लिंक माना गया है? तो यह बेसिकली सार्क और आसियान के बीच रखा गया है। सार्क की स्थापना 1985 में होता है और आसियान 1967 यानी 1967 में। तो यह दक्षेश और आसियान से रिलेटेड है। तो 74। अगला प्रश्न हमारे बीच है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया? यूपीएससी कब आता है? तो यह यूपीएससी का विचार कौन देता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 में आता है, और 1926 में यूपीएससी का सेंट्रल सर्विस के नाम पे किया जाता है। तो ऑप्शन डी 75 का डी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा बीच है 76 के बीच, 76वां प्रश्न है। यहाँ वैश्वीकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कह रहा है, वैश्वीकरण ने विश्व व्यवस्था में विभिन्न खिलाड़ियों के सापेक्ष महत्व को पूर्ण संतुलित करने का काम किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है, जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, यह पूर्ण संतुलन बदले में बहुध्रुवीय बनता गया। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन ए और 2 सही होगा, यानी ए और आर मतलब 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 76 का डी हो जाएगा। 77वां प्रश्न कहता है कि लोकपाल का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर करता है। अब यहाँ पता चलता है कि लोकपाल और लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सिफारिश पर? तो इसमें प्रधानमंत्री होंगे, इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा, और आपके कैबिनेट मंत्री होंगे। यहाँ क्या नहीं होगा? तो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 3 4 सही है। 78वां प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व कौन से हैं? यानी राजनीतिक संस्कृति किस पर निर्भर करता है? तो ऐतिहासिक विकास पर निर्भर करता है, भौगोलिक स्थिति पर, और फिर
सामाजिक और आर्थिक संरचना पर, यानी 1, 2, 5 होगा। यहाँ पे आपका राजनीति का स्थिरता और धर्म का कोई बात ही नहीं है। 3, 4 सीधे गलत हो जाएंगे, 1, 2, 5 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर हाल में जून 1948 के पहले भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया जाएगा और सत्ता की जिम्मेदारी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। यानी यह घोषणा के समय प्रधानमंत्री यानी किसके द्वारा यह कहा गया था? तो जब भारत को आजादी मिलने वाली थी उस समय उसके यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। यह बी हो जाएगा ऑप्शन। और क्लेमेंट एटली से पहले चर्चिल थे जिन्होंने गांधी का मजाक भी उड़ाया था। 80वां प्रश्न है कोतवाल नामक पदाधिकारी कब से समाप्त हुआ? थोड़ा टफ क्वेश्चन था यह। कोतवाल ऐसे प्रश्न जनरली याद रहते नहीं है। तो कोतवाल नामक पदाधिकारी कब से समाप्त हुआ? तो 1857 में कोतवाल नामक अधिकारी को समाप्त कर दिया गया था। 81वां प्रश्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन अंकटाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह शिखर सम्मेलन की उपलब्धि में एजेंडा 21 थी। बिल्कुल सही बात है, एजेंडा 21 था। इस सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। रियो घोषणा में 27 सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह 1994 में नहीं आता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 81 का डी। यह 1992 में आता है, 94 में नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका पूछ रहा है क्या नहीं है, तो डी हो जाएगा कि डी नहीं है, 94 की जगह 92 होगा। 82वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? बारकर किस नागरिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं? तो बारकर कहते हैं कि सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जीवन के खतरे से शारीरिक स्वतंत्रता। बिल्कुल सही बात है। अनुबंध कॉन्टेक्ट करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे क्या बात नहीं करते हैं? सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता जैसा कुछ बात नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 82 का ए। अगला प्रश्न है 83वां चीन भारत संबंधों के बारे में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम। इसको भी चस्का लग गया है कालानुक्रम लगाने का, यूपीपीसीएस को भी। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत और चीन पर आक्रमण 1952 में, दूसरे नंबर पे नाथुला संघर्ष 1967 में। तो ए के बाद डी कहाँ है? यहाँ है। इसके बाद बी देखेंगे डोकलाम विवाद और अंतिम में गलवान घाटी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा। यूजीसी नेट का बहुत सारा प्रश्न यहाँ कॉपी किया गया है। और अब देखिए कट ऑफ क्या होता है, चूंकि कितना भी हो सकता है कि आपको सब कुछ पता है फिर भी गलती से 4-5 गलती लोग कर ही देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या स्कोर बनता है बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों का विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। यह सबसे इजी क्वेश्चन था, चूंकि यहाँ पे एक ही विचारक एक ही है जो जाकिर हुसैन है, सबसे पुराने हैं। और जाकिर हुसैन को आप पकड़ लिए तो यहाँ क्रैक हो गया। तो सबसे जाकिर हुसैन पहले आ जाएंगे, तो दो से यहाँ क्रैक हो गया। जाकिर हुसैन के बाद जीएस पाठक आ जाएंगे। जीएस पाठक के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद श्री कृष्णकांत आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ कुछ विचारक है और उनके बुक्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे क्या है, रॉबर्ट नॉजिक को देखते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है, सी का 2। सी का 2 कहीं है? बिल्कुल क्रैक हो गया, सी का 2 से क्रैक हो गया। रॉबर्ट मिचल्स क्या लिखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिचल्स पॉलिटिकल पार्टी। मोस्का क्या लिखते हैं? रूलिंग क्लास लिखते हैं। रॉबर्ट नॉजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। रॉबर्ट ओवेन क्या लिखते हैं? अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। तो डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 85 का डी। 86वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्वामी विवेकानंद की लिखी गई पुस्तक है? यहाँ पुस्तक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, अब देखिए क्या मानता है उन लोग। यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों बुक है स्वामी विवेकानंद का, जैसे इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम है। लेकिन इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय की पुस्तक है, एम.एन. रॉय की है। ठीक है, तो 4 एलिमिनेट कर देंगे। हालांकि 1, 2, 3 दोनों है, लेकिन हम लोग 1, 2 को मान के चलते हैं। बाकी उसका मानना हो सकता है 1, 2 भी और 2, 3 दोनों यहाँ सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको 1, 2, 3 ही मान के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न है 87वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने शक्ति संतुलन शब्द को गढ़ा? अब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन को हम यहीं स्किप करेंगे, चूंकि एग्जैक्ट कह पाना कि कौन
शक्ति संतुलन और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। तो एक बार आप लोग चेक करिएगा, हालांकि इसके लिए हम लोग आयोग के आंसर की के लिए इंतजार करना चाहिए, चूंकि एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, चूंकि आयोग अब इसको क्या मान के चलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है और इसको स्किप करें। हालांकि ग्लेडस्टोन या फिर कैवूर जैसा कुछ नाम दिखा नहीं, बाकी ये दोनों तो लगते नहीं है, दोनों पे डाउट है, बाकी एक बार चेक कर लिया जाएगा जब आंसर किया जाएगा तो इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। 88वां प्रश्न है कि बहुसंस्कृतिवाद मुख्यतः किस पर बल देता है? तो यह बेसिकली राजनीतिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता की मान्यता और समायोजन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए कि राजनीतिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता की मान्यता और समायोजन पर बल देता है। 88 का ये सही हो जाएगा। 89वां प्रश्न, शिक्षा को मूल अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार में डाला गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। 85वां क्या है? दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो 86वां क्या हो जाएगा? बेसिकली 2002 में आता है और शिक्षा को मूल अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही जाती है। 90 प्रश्न है, 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक सा युग्म कथन और सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला, उन्होंने बैंथम के मात्रात्मक उपागम को गुणात्मक उपागम में बदल दिया। बिल्कुल सही बात है। प्रकृतिक ने मानव को दो प्रभुवासियों यानी पीड़ा और सुख में बदल दिया। बिल्कुल सही बात है। न्याय को सामाजिक संस्थाओं के रूप के विचार किया, जैसे सत्य प्रथम गुण के रूप में। देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़िएगा बढ़िया सा, कि न्याय को सामाजिक संस्थाओं के रूप में विचार किया, जैसे कि सत्य प्रथम होता है, तो यह जो सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण न्याय है, ऐसे विचार प्लेटो करते हैं, किमलिका नहीं करते हैं। व्यक्तियों पर सर्वोच्च अधिकार, जिसका सर्वोच्च कर्तव्य बदले में राज्य का अतिदायित्व, तो यह हेगल का विचार है। मार्क्स, स्टेट एंड गोड करके इनका कॉन्सेप्ट है, राज्य को बहुत महान बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या नहीं है, तो सी नहीं होगा, ठीक है। 91वां प्रश्न है कि भारत को संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता कब मिली? तो 2017 में मिलता है, और पाकिस्तान भी इसी समय, पाकिस्तान और भारत एक ही साथ संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने। ईरान 2023 में बना, और यही इसका क्रम है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? तो भारत के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राज्य का विधानसभा होता है, लेकिन जब उनको निष्कासित किया जाता है, महाभियोग चलता है, तो राज्य की विधानसभा भाग नहीं लेती। तो सी हो जाएगा। कंफ्यूजन करने के लिए आपको यहाँ परिषद की बात की गई है, इसका उत्तर होगा राज्य विधानसभा, ठीक। 93 नंबर का प्रश्न है कि राजनीतिक समानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सबके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिल्कुल सही बात। सभी के लिए सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती खुली होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। समाज के एक वर्ग को विशेष अधिकार नहीं। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यानी 3 नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यानी 3 नहीं होगा, नहीं होगा। 94 नंबर का प्रश्न है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? अभी परिसीमन की बात चल भी रही थी, तो यह परिसीमन आयोग का यानी डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, तो परिसीमन आयोग ऐसा काम करता है। अगला प्रश्न हमारे बीच है 95 नंबर का, राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। कौन कहता है? कह रहा है राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। तो यह बेसिकली पैडरफोर्ड और लिंकन का है, और यह एक अनुमान लगा सकते थे, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो सही है, ये एकदम नया टाइप का था, तो यह पैडलफोर्ड और लिंकन का स्टेटमेंट है। 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक कार्ल मार्क्स के युवा मार्क्स विचार का प्रतिनिधित्व करता है? यूथ मार्क्स की बात करता है। अल्थ्यूजर जो है, लुईस अल्थ्यूजर कार्ल मार्क्स के विचार को 2 पार्ट में यानी यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में बांटते हैं। तो युवा मार्क्स की बात कहाँ होती है? तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसी बात कही जाती है। 97 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, निर्वाचित भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग। बिल्कुल सही बात करते थे। 1 2 4 सही हो जाएगा,
मनोनीत सदस्य राज्यसभा के नहीं होते, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित में से संयुग्म सही सुमेलित कीजिए। यहाँ सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषणा, यही पहला ही सुमेलित नहीं है, यह आर्टिकल 17 हो जाएगा। तो पहला ही आपका यहाँ सही हो जाएगा 98 का, यानी अस्पृश्यता गैर कानूनी है, यह अनुच्छेद 17 में कहता है, 15 में नहीं। क्लियर। 99 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से जाना जाता है। यह एक जाना माना प्रश्न है, हेराल्ड लास्की का है, हेराल्ड लास्की का है, और यह ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स अपने बुक में विचार देते हैं। यहाँ लास्की से संबंधित 2 विचार यानी 2 प्रश्न आ गए हैं, तो लास्की का यह है 99 का डी। 100वां प्रश्न कहता है हीगल की पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट कब आती है। तो यह 1820 में फिलोसफी ऑफ राइट आती है। ठीक है, 1820। 101वां नंबर प्रश्न है कि मानव अधिकारों को विभिन्न दार्शनिकों के कार्यों में दार्शनिक परामर्श मिला है। निम्नलिखित में से कौन एक दार्शनिक और उसका कार्य सुसंगत नहीं है। अब देखिए मानव अधिकार की बात कौन करता है, तो सबसे पहले देखते हैं मैकियावेली। तो यहाँ पहला ही विचारक है मैकियावेली, कभी दार्शनिक या अधिकार की मौलिक अधिकार या मानव अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो मैकियावेली हो जाएंगे। थॉमस पेन राइट ऑफ मैन है, सही बात है। थोरोड सिविल डिसोबीडिएंट की बात करते हैं, और जेस मिल भी ऑन लिबर्टी, यानी तीनों सही हो जाएगा। और मैकियावेली द प्रिंस में ऐसा अधिकार की बात नहीं करते। वह तो एक बहुत ही पावरफुल राजतंत्र की स्थापना करने की बात करते हैं, तो अधिकार की बात उनके द्वारा नहीं की जाती। अगला प्रश्न हमारे बीच है 102वां। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अवधारणा सही सुमेलित नहीं है। तो व्यवहारवादी चेस्टर बर्नार्ड हो जाएंगे, और आपका वैज्ञानिक में टेलर हो जाएंगे, और व्यवस्था उपागम में लुडविन वॉन बर्टानलिफ आ जाएंगे। तो यहाँ स्थितिगत सिद्धांत में मेरी पार्कर फॉलेट नहीं आएंगी, यही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं है तो सी सही हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है मैच द फ्लोइंग से संबंधित। मार्शल योजना कब आता है। तो मार्शल योजना 1948 में आता है। 1 का 2 से क्रैक हुआ, बिल्कुल 1 का 2 से क्रैक हो गया। स्वेज नहर संकट 1956 में आता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में आता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 1972 में आता है। तो इसका सही उत्तर 103 का 2 हो जाएगा सही। 104 नंबर का प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसकी अध्यक्षता में की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। बाद में साइमन कमीशन का विरोध के दौरान लाठियों से मार खाने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 104 का डी यानी लाला लाजपत राय हो जाएगा। 105वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से बाल गंगाधर तिलक नहीं जुड़े हैं। मतलब कौन सा ऐसा है जिससे बाल गंगाधर तिलक नहीं जुड़े हैं, नहीं ढूंढना है। तो स्वदेशी एवं स्वराज की बात करते हैं। होम रूल लीग 1916 में आता है। मराठा ई बुक लिखते हैं। वंदे मातरम अरविंदो का है, अरविंदो का है वंदे मातरम। ठीक है, तो 4 हटा देंगे, बाकी सारा हो जाएगा। तो 4 नहीं हो जाएगा, इसमें केवल 4 नहीं है। 106वां नंबर का प्रश्न है यह आपका बेसिकली करेंट अफेयर्स है कि पहला क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो पहला क्वाड कब किया गया था। तो यह आपका मार्च 2021 में किया गया था। 24 मार्च 2021 को क्वाड का पहला सम्मेलन कब हुआ था। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 24 मार्च 2021 को, 24 मार्च 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न है 107 नंबर का। अंतरराष्ट्रीय संबंध के आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए प्रकाश शिशु और अंधकार शिशु की बात कौन करते हैं। तो प्रकाश शिशु यानी लाइट चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ लाइट और चाइल्ड ऑफ डार्कनेस की बात कौन करते हैं। तो यह बेसिकली आदर्शवाद की बड़ाई करते हैं और यथार्थवाद की बुराई करते हैं। यह रेनहोल्ड न्यूबर आ जाएंगे, इसके रेनहोल्ड न्यूबर आ जाएंगे। इसके 107 का सी हो जाएगा। 108वां प्रश्न है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकार को पाखंडपूर्ण अलंकारित बकवास कहकर खारिज किया। यह एक जग जाहिर है, और हमको लगता है अभी तक कम से कम 10 एग्जाम में तो हम इसको देख ही लिए हैं जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। तो बैंथम का यह है, प्राकृतिक अधिकार का उपहास उड़ाते हैं, बुराई करते हैं, और पाखंडपूर्ण और बकवास कहते हैं उसको। तो बैंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके शिष्य जेस मिल थे, जो कि बाद में उपयोगितावाद का धज्जिया उड़ाते हैं।
109वां प्रश्न है, तृतीय मीनो बुक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह 2008 में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। दूसरा आपका कब हुआ था? 1988 में। तीसरा 2008 में, और चौथा पूछे तो 2028 में, मतलब 20-20 साल पे होता है। एक 10वां प्रश्न है, किसे फ्लोरेटाइन के नाम से जाना जाता है? फ्लोरेटाइन के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जिसकी पुस्तक होगी फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, उसी को ही फ्लोरेंटाइन के नाम से जानेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस की कौन लिखते हैं? मेकियावेली। तो यह मेकियावेली का ही उपनाम है फ्लोरेंटाइन। 110 नंबर। 11वां प्रश्न है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो यह 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 112वां प्रश्न है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? जग जाहिर है कि कैबिनेट मिशन के सलाह पर या कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बेसिकली हमारा संविधान सभा बनता है। क्रिप्स मिशन 1942, माउंटबेटन 1946 हो जाएगा, तो यह कैबिनेट मिशन हो जाएगा। 113वां प्रश्न हमारा कहता है, मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। अब यहाँ पे धर्मशास्त्र मनु से रिलेट करिएगा। धर्मशास्त्र मनु से संबंधित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य से। बी का 3 अगर लगाते हैं तो सही होगा, बी का 3 बिल्कुल सही, 1 से क्रैक कर लिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो 1 से क्रैक हो जा रहा है। तो अर्थशास्त्र मनु का है, तो अब देख लेते हैं। धर्मशास्त्र मनु का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, राजधर्म शांति पर्व है आपका, और अपधर्म आपद धर्म बेसिकली महाभारत से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व व्यापार संगठन के कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला विश्व व्यापार का कार्य नहीं है, उसको देखना है। तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापारिक समझौते का संचालन करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना, बिल्कुल सही। पुरुष तथा महिलाओं के लिए उचित रोजगार एवं आय के सब कुछ बात ऐसा नहीं करता है। सभी के लिए सामाजिक नहीं, सी और डी नहीं होगा। सी डी ऐसा कुछ समाज और दुनियादारी की बात नहीं करता है, यह बेसिकली व्यापार से ही संबंधित बात करता है। तो सी और डी नहीं होगा, नहीं पूछा है तो सी डी होगा। अगर पूछता कि कौन है तो ए बी हो जाता, तो यहाँ नहीं पूछा है तो सी डी हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार रिपोर्ट अपने कब प्रस्तुत किए? दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार रिपोर्ट कब दिए थे? तो मई 1990 में। मई 1990 में अपना रिपोर्ट देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति कब रिपोर्ट देते हैं? मई 1990 में अपना रिपोर्ट देते हैं। अगला प्रश्न है 116 नंबर का, मैच द फ्लोइंग से संबंधित है। हॉब्स को देखते हैं, निरंकुशवाद से संबंधित है। लॉक संवैधानिक शासन की बात करते हैं। रूसो बेसिकली लोकप्रिय संप्रभुता, और जेस मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो 1 का 4 से क्रैक हो जाता है यहाँ। हॉब्स निरंकुशतावाद, लॉक संवैधानिक सरकार, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता, और जेस मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी 116 का डी हो जाएगा। 1 से क्रैक हो जा रहा है। 117 कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो यह बेसिकली 30 अनुच्छेद है। इसमें 30 जिन्होंने भी टिक लगाया है उसका सही हो जाएगा, 30 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर का प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रारंभ में मार्क्सवादी समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही बात है। बाद में वे गांधीवादी दर्शन के अधिक निकट आए, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा को मानने से अस्वीकार किया, यह स्टेटमेंट गलत है। लोकतंत्र को तो हम मानते हैं। उन्होंने विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया। तो यह 3-4 कंट्राडिक्ट है, इसलिए 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी 118 का भी सही हो जाएगा। 119वां प्रश्न है मैच द फ्लोइंग से संबंधित। यहाँ हैंडबुक ऑफ ह्यूमन, यह थोड़ा नया है, इसको बस देख लेते हैं। बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि आपका सही है कि गलत है, अगर रिक्स लिए हैं तो। हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट की बात कौन करता है? तो यह बेसिकली स्टीफन एन गोंड्रे द्वारा की जाती है। हैंडबुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात कौन करता है? कूपर करते हैं। हैंडबुक ऑफ पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कौन करता है? तो यह बेसिकली फिलिप जे कूपर एवं चिस्टर न्यूलैंड की बात है। डी ऑप्शन कहता है हैंडबुक ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात कौन करते हैं? तो यह बेसिकली जॉन जे गगन करते हैं। तो यह बस देख लीजिए आप, इसका बी हो जाएगा सही। आज का अंतिम और 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से डेविड ईस्टन से के आगत निकट
निम्नलिखित में से कौन से डेविड ईस्टन के आगत निगत विश्लेषण के चर नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो विकास है बिल्कुल नहीं, समृद्धि भी नहीं है, मांग और प्रतिपुष्टि है, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ए और बी हो जाएगा कि ए और बी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन इसका 120 का ये सही होगा कि ए और बी नहीं है, नहीं पूछा इसलिए नहीं होगा। अब देखिए टोटल 90 प्रश्न थे पोल साइंस के, 30 प्रश्न थे आपके जो जनरल थे, तो 30 जो प्रश्न जनरल के हैं इसके बाद मैं कल एक आधा 1 घंटा या 20 मिनट का वीडियो लाऊंगा, उसमें उस 30 प्रश्न को भी हल करेंगे। अभी फिलहाल इस 90 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ, कितना आपने अटेम्प्ट किया और कितने नेगेटिव मार्क्स में आपके कटे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। एग्जैक्ट आपका कितना काट पीट के आ रहा है वह एक बार बताइएगा। इसके बाद मेरे द्वारा एक और वीडियो लाया जाएगा जिसमें हम एक टेंटेटिव कट ऑफ की बात करेंगे कि अनुमानित कट ऑफ क्या होना चाहिए, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि पेपर थोड़ा आसान है, लेकिन कई बार पेपर आसान रहता है और लोग गलत करके चल आते हैं। तो कोई एक व्यक्ति से ऐसा नहीं है कि 4 या 5 क्वेश्चन गलत हुआ है, यह लगभग मैं जिनको जानता हूं, जिनसे मिला हूं, जिनसे मेरी बात हुई है, 5, 7, 10 लोग, 20 लोग ऐसे हैं जो कि गलत किए हैं। अब प्रश्न उठता है कि कट ऑफ की क्या बात है। अब कुछ लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं 110, 105 चला जाएगा। अब सच बात बताया जाए तो 105 बहुत कम लोग टच किए हैं पेपर में, 105, 104 एवरेज गया है। मतलब 110 की तो बात छोड़ ही दीजिए, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट लोग हैं जो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो उस कंडीशन में इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है, तो एक बार आप लोग बताइए कि आपका कितना स्कोर है, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ भी डिसाइड किया जाएगा और कट ऑफ पर भी एक वीडियो लाया जाएगा। कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उस पे भी एक वीडियो लाया जाएगा। तो कितना आपका स्कोर बन रहा है एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और भी ऐसे ही अलग अलग एग्जाम के पेपर एनालिसिस लेके आऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कट ऑफ बताना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।